बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रिहान सादिक। आज हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है डेप्रिसिएशन पर। अब हम इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। बेटा यहाँ पर हमने आज पढ़नी है नेसेसिटीज़ ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, क्या ज़रूरत होती है, क्या वजूहात हैं इसकी। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है टू कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है? जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसकी पैदावारी लागत जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जाहिर है ज़हन में सवाल आता है, सर वो कैसे? तो बेटा, द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन्स मस्ट हैव द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन इट्स कॉस्ट। वो चीज़ें जो हम मशीन के ज़रिए बनाते हैं उसमें डेप्रिसिएशन का पोर्शन या डेप्रिसिएशन कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन होना लाजमी है। एग्जाम्पल आपके सामने है। फर्ज किया एक मशीन है आपके पास, उसकी कॉस्ट है 1,00,000 रुपए और वो यूनिट प्रोड्यूस करती है 10,000। पर यूनिट डेप्रिसिएशन बनेगी ₹10। इसका मतलब है जब वो चीज बन जाएगी उसके बाकी अखराजात में जिस एक खर्चे का इजाफा होगा वो होगी डेप्रिसिएशन। इसको हम एलैबोरेट करते हैं एक और एग्जांपल से। फर्ज किया आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस यूनिट की है, मटेरियल लगा उसमें 5 रुपए का, लेबर लगी 3 रुपए की, अदर एक्सपेंसेस लगे 2 रुपए के। और ये तीनों एक्सपेंस जो थे, ये एक अहम बात आपको बताई जा रही है, ये कैश एक्सपेंस है। मीन कि जब ये एक्सपेंस होंगे नॉर्मली इनकी पेमेंट कैश में होती है। और डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंस एंड दिस इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। अब यहां पर आप देख रहे हो कि अगर मैं इनको सम करता हूं, आपके पास 5 है, 3 है, 8 है और 2 है 10। इट्स मीन द कॉस्ट ऑफ दैट यूनिट इज ₹10। तो इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी सेलिंग प्राइस गलत डिसाइड हो सकती है। आप समझेंगे आपकी प्राइस 10 है, आप उसको 15 पे रख के बेच देते हैं, आपको उल्टा लॉस हो जाएगा। अब किसी ने बताया भाई ये जो यूनिट्स आपने बनाए हैं इसमें डेप्रिसिएशन का कंट्रीब्यूशन भी है जो कि 10 रुपीज का है। जब तक आप इसमें 10 रुपीज ऐड नहीं करेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सामने नहीं आ सकती या आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू, हम यहां पर 10 रुपीज का इजाफा करते हैं। तो ये वही 10 रुपीज हैं जो आपने वहां पर देखे थे, सिर्फ इसकी मशीन कॉस्ट है जो हमने इस पे एलोकेट की हुई है। अब क्या होगा, आपके पास ये टोटल कॉस्ट बन गई 20। अब आप जब डिसाइड करेंगे इसकी सेलिंग प्राइस कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप इसको 25 पे बेचेंगे, 30 पे बेचेंगे, 22 पे बेचेंगे, ये अब डिसाइड होगी। अब आपको कम से कम इस यूनिट पर या इन चीजों की सेल पर लॉस नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई टू कैलकुलेट द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि आप अपना सही कीमत का तायुन या कॉस्ट का तायुन कर लें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये पॉइंट भी बिल्कुल पिछले वाले पॉइंट से एसोसिएटेड लिंक्ड है, उसी से समझ लें, इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है। भाई अगर आप सही कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, अगर आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन, आपका प्रॉफिट सही नहीं होगा, आपका प्रॉफिट फॉल्सिफाइड हो सकता है, गलत हो सकता है। और अगर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहां मैंने लिख भी दिया है, इफ वी डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देन व्हाट विल हैपन, एक्सपेंसेस विल बी अंडरस्टेटेड, कम हो जाएंगे, एंड प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। एंड यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस एग्जांपल कि पहले यहां पे जो एक्सपेंस आ रहे थे वो आ रहे थे 10, लेकिन जब आपने इसमें डेप्रिसिएशन ऐड की तो इसका एग्रीगेट बन गया 20। इसी तरह अगर आपके एक्सपेंसेस अंडरस्टेट होते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी फॉल्सिफाइड, गलत होता चला जाएगा, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत अहम फीचर होता है। इससे बहुत सारे डिसीजन इफेक्ट होने होते हैं। इस पे अगर आप गलत प्रॉफिट देंगे तो आपका डिसीजन भी गलत होंगे और मैनेजमेंट का नुकसान भी हो सकता है। अब बेटा यहां तक हमने जो बातें देखी
वो इस बोर्ड पे आ गई। अब इससे आगे जो इसके मजीद नेसेसिटीज हैं वो नेक्स्ट बोर्ड पे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां जाके देखते हैं कि बाकी क्या ऐसी वजूहात है जिसके लिए हमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है। अब इस बोर्ड पे आप देखते हैं कि आपके पास लिखा हुआ है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन ये बात पिछले वाली जो बात हमने खत्म की थी उससे लिंक्ड है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेसिकली आपको पता है बहुत सारी स्टेटमेंट्स आती हैं, 5 स्टेटमेंट्स होती हैं। नॉर्मली हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। तो अभी पीछे पढ़ा कि अगर प्रॉफिट अंडरस्टेट होगा, प्रॉफिट एक्सपेंस अंडरस्टेट होंगे तो प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज देन व्हाट इज द इफेक्ट अपॉन द बैलेंस शीट? एसेट्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे सर कैसे हो गया एसेट ओवरस्टेट्स? फर्ज किया आपके पास एक एसेट था, उसकी जो प्राइस थी, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख। आपने यहां से डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी 10,000 और इसकी कॉस्ट आनी थी, इसकी बुक वैल्यू आनी थी 90,000। बट यू फॉरगॉट, आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये अब 90,000 नहीं रहेगी, ये 1 लाख हो जाएगी। एक्चुअली एसेट्स आपके होने थे 90,000 के, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किया, आपके एसेट्स की वैल्यू ओवरस्टेटेड हो गई। और दूसरे अल्फाज में एसेट्स की वैल्यू ओवरस्टेट होना इसका मतलब है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना होना, और डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना होने का मतलब आपने इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया। अगर आपने इसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं किया तो वहां पीछे पढ़ के आए थे, वहां पे एक्सपेंसेस अंडरस्टेटेड हैं। अगर एक्सपेंस अंडरस्टेटेड होंगे प्रॉफिट ज्यादा होगा, और ये बात आप बहुत बाखूबी जानते हैं पार्ट 1 से कि जो प्रॉफिट होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, हम उसे लेके जाते हैं कैपिटल में, ऐड करते हैं, तो दैट इज व्हाई आपके कैपिटल की वैल्यू भी ओवरस्टेटेड हो जाएगी। इसके बाद एक और बहुत अहम पॉइंट है हमारे पास, हम क्यों चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमें जरूरत पड़ती है फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब फर्ज किया यहां पे हमने इसमें लिखा है एसेट्स लाइफ डिपेंड्स अपॉन इट्स यूज। जब किसी एसेट्स का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे उसकी लाइफ कम होना शुरू हो जाएगी, और जब किसी एसेट्स का इस्तेमाल आप कम करेंगे उसकी लाइफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक बहुत अजीब सी पिक्चर है दोनों के दरमियान में, क्या आपने एसेट्स का इस्तेमाल ज्यादा भी किया लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये तो बहुत खतरनाक बात होगी। एक्चुअली एसेट शो हो रहा है ज्यादा वैल्यू का, जबकि उसकी एक्चुअल लाइफ कम हो चुकी है। देखते हैं किस तरह। तो डेप्रिसिएशन डिटरमिन्स द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने है, मशीन है आपके पास 1 लाख की, लाइफ है उसकी 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन पर ईयर बन रही है 10,000। अब दिस इज द एक्चुअल सेंस। अब इसका एक और बेटा थोड़ा सा एक और सेंस भी आपने जज करना है कि अगर ये 10 साल है, 10,000 है, तो इसका मतलब है इसकी लाइफ 10 साल में खत्म हो जाएगी। अगर मैं इस एक्सपेंस को वेरी करता हूं, इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को बदलता हूं, इसको चेंज करता हूं, इसको कम या ज्यादा करता हूं, तो ऑब्वियसली इसका असर इसकी लाइफ पे पड़ेगा। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फर्ज किया मैं इसको कर देता हूं 5,000, व्हाट यू विल जज। अब वो एसेट जो आपका 10 साल में खत्म होना था, वो जाहिर है एक्सपेंस कम हुआ, लाइफ बढ़ गई। अब ये एक्सपेंस जो एक्चुअल था 10,000 था, लेकिन आप उसे गलत रिकॉर्ड करते आए और आपने रिकॉर्ड किया 5,000। जब 5,000 रिकॉर्ड किया, लाइफ बढ़ गई। आपको लगेगा आपका एसेट तो अभी बहुत बड़ा है, जबकि एक्चुअली उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। तो हो सकता है 10 साल बाद वो एसेट्स क्लैप्स कर जाए और आप मजीद 5 साल का वेट कर रहे हो, और इतना बड़ा कैपिटल लॉस कोई भी बिजनेस अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए प्रॉपर केयर टेकिंग करनी पड़ती है जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आपको प्रॉपर डेप्रिसिएशन का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आप अपने एसेट्स की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का पता करते रहें। एक और पॉइंट हमारे पास बहुत अहम है, लीगली रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2017। कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन मौजूद है, the companies cannot declare the dividend until or unless the company has not deducted the depreciation expense from
इट्स प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, वो डिक्लेयर नहीं कर सकती। ये बहुत एक अहम पॉइंट है। अब इसके बाद हमारे पास इस लेक्चर में जो नेसेसिटीज थी वो आपके यहां पे मुकम्मल हो गई हैं। अब हम इसमें एक और चीज का इजाफा करेंगे जो हमारे नेक्स्ट बोर्ड पे आपको मिलेगी। ले बेटा, एक और हिस्सा जो डेप्रिसिएशन के साथ अटैच है, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन। Depreciation and fluctuation. Depreciation is on the fixed assets, while fluctuation is the change in the market price of that asset. देखिए, डेप्रिसिएशन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो तो फिक्स एसेट्स की कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड की जा रही होती है, जिसे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट का नाम भी जानते हैं। लेकिन जब आप फ्लक्चुएशन की बात करते हैं तो फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में। कोई एसेट आपने आज लिया, 1 लाख का एसेट लिया, अगले दिन आपको पता चला उसकी प्राइस जो है वो 80,000 हो गई है, तो आप उसे 80,000 नहीं कर देंगे। बड़ी अहम बात है इसके पीछे। भाई, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या यूटिलिटी कम नहीं हुई, वो तो भी एसेट नया है, आप उसे कम नहीं करेंगे, मार्केट में बेशक वो कम हो जाए। इसी तरह अगर आपके पास एक एसेट है, 1 लाख का एसेट है, वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करता है, आपको पता चला मार्केट में आपके एसेट की प्राइस जो है वो बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके यूनिट बढ़ जाएंगे प्रोडक्शन के, वो सेम रहेंगे। इसी तरह हम जब ये कहते हैं कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड फ्लक्चुएशन, तो उसके पीछे भी वजूहात यही होती हैं कि हम मार्केट को देख के नहीं चल रहे होते, हम मार्केट को, अब हम अपनी बुक वैल्यू को देख के चल रहे होते हैं। जो वैल्यू हमारी बुक में रिकॉर्ड हुई है हम उसी को फोकस करके चलते हैं। इसमें एक छोटा सा कंपैरिजन है, उसको देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ फ्लक्चुएशन, इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी और यूटिलिटी ऑफ एसेट। जाहिर है जब आप डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करेंगे तो हम अभी तक पढ़ा, जब भी कल पहले लेक्चर में भी हमने पढ़ा, तो उसमें यही बात हमने देखी कि जब एसेट यूज होता है, आपने 1000 यूनिट उससे बनाए, तो 1000 यूनिट के हिसाब से उसकी एफिशिएंसी कम होगी। उसे 10,000 बनाने थे, अब इसका मतलब है एसेट की यूटिलिटी जो है वो सिर्फ 9,000 यूनिट तक बाकी महदूद है। 10,000 बनाने थे, 1,000 हमने प्रोडक्शन ले ली, अब वो 9,000 यूनिट बनाएगी, और जैसी 9,000 यूनिट बन चुके होंगे डेफिनेटली उसकी बुक वैल्यू भी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो एसेट्स हमारे इस्तेमाल में नहीं रहेगा या हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। लेकिन फ्लक्चुएशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। डज नॉट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अभी मैंने एक एग्जांपल कोट की, आपने एक मशीन ली, मशीन की प्राइस थी 1 लाख, यूनिट प्रोडक्शन थी उसकी 10,000, उसने 10,000 यूनिट बनाने थे। आपको पता चला जी मार्केट में उसकी प्राइस कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब 10,000 यूनिट नहीं बनाएगी, 10,000 यूनिट ही बनाएगी, और आप उसमें जब तक वो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर देगी उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम फ्लक्चुएशन को इसमें कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, उसका कोई रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूसेस ग्रेजुअली। अब ये बहुत अहम पॉइंट है, फ्लक्चुएशन में वैल्यू ऑफ एसेट में राइज और फॉल। एक तो यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन का एक उसकी प्रॉपर्टी या हिस्सा है कि ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। ये ऐसा नहीं होगा आज आपने डेप्रिसिएशन ली, हम कर रहे हैं उसे 1,000 10,000 से कम, तो आप मार्केट में वो एक दिन 20,000 कम हुई, अगले दिन 30,000 कम होगी, ऐसा नहीं हो सकता। ये ग्रेजुअली नीचे जाता है, इसमें आनन फानन एकदम कोई चेंज नहीं आता, बहुत जल्दी इसकी प्राइस कम नहीं होती, इसलिए फ्लक्चुएशन का इस पर कोई असर नहीं होता। तो वैल्यू ऑफ एसेट में राइज और फॉल, वो बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है इन द मार्केट। इसके बाद है इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये है, डेप्रिसिएशन जब चार्ज होगी, हर साल चार्ज होगी, वी विल रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट अगेन वही बात, इट इज नॉट रिकॉर्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि जब आप एसेट्स की वैल्यू कम या ज्यादा होगी मार्केट के मुताबिक तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ, एक सूरत है कि अगर हम एसेट सेल करने लगे तब हमें पता चले कि हमारी एसेट्स की प्राइस मार्केट में कितनी है, वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो हम उसका नफा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, वैसे उसको रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद एक और अहम पॉइंट है, इट्स अकरेंस इज मस्ट। ये जरूर होगा, डेप्रिसिएशन जरूर चार्ज होगी। एक बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है इसके पीछे। भाई जितने भी बिजनेसेस हैं सबके पास एसेट्स होते हैं, और जब वो बिजनेस करते हैं वो एसेट यूटिलाइज होते हैं। जब एसेट यूटिलाइज होते हैं तो डेफिनेटली उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, तो इट्स अकरेंस इज मस्ट।
लेकिन इट मे अकर, हो सकता है कभी किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़े और कभी किसी एसेट्स की वैल्यू ना बढ़े। बेटा ये एक बहुत अहम पॉइंट है, बोर्ड में ज्यादातर इस पे जो सवाल आते हैं शॉर्ट आंसर्स के हवाले से आते हैं कि डेप्रिसिएशन इसमें, तो 2 या 3 पॉइंट्स अगर आप वहां लिख दें तो ये आपको पूरे नंबर दे जाता है। नहीं बेटा, आज के लेक्चर में जो आखिरी पॉइंट हमारे पास बाकी बचा है वो हम बोर्ड नंबर 1 पे आप देखते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं बोर्ड नंबर 1 पे। बेटा अब हमारे पास आज के लेक्चर का जो आखिरी हिस्सा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या खुसूसियत होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं डेप्रिसिएशन है। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन फिक्स एसेट्स ओनली। ये बहुत अहम चीज़ है नॉर्मली, कि हम डेप्रिसिएशन तो वैसे एक बहुत जेनेरिक सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि किसी पे भी हो जाता है, हम इंटेंजिबल भी ले रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट्स की बात होती है, फिक्टिशियस एसेट्स की बात, लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा फोकस किया गया फिक्स एसेट्स को। तो फिक्स एसेट पर जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगी। और अगर आप फिक्स एसेट और करंट एसेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते, दूसरा पॉइंट यही है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन करंट एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज की जाएगी? फिक्स एसेट पर। आप पार्ट 1 में भी देखते आए हैं कि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है तो आप फिक्स एसेट पर चार्ज करते थे, मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, आप उसी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, कभी स्टॉक पर, कैश पर आपने डेप्रिसिएशन की चीज़ों को अप्लाई नहीं किया। तीसरा पॉइंट हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द बुक वैल्यू फिक्स एसेट। बड़ा आसान सा पॉइंट है, ये एक डेफिनेशन का हिस्सा भी है। इससे अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो आप इसको यहाँ बड़ी आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ग्रेजुअली एंड परमानेंट, आहिस्ता आहिस्ता लेकिन हमेशा रहने वाली, मुकम्मल होगी डेप्रिसिएशन। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज चार्ज अगेंस्ट द रेवेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ज़ाहिर है आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आप उसके करंट ईयर का जो रेवेन्यू है उसके अगेंस्ट भी रिकॉर्ड करेंगे। आपने अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना है, जिससे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वहां पे चार्ज किया जाएगा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टिल द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फिक्स एसेट्स। अब बाद एसेट्स होते हैं जिनकी वर्किंग डेज डिसाइड हुई भी होती हैं या उनके यूनिट डिसाइड होते हैं, तो जब भी उनका सर्विस रेंडिंग टाइम कंप्लीट नहीं होता तब तक वो डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी आखिरी दिन तक। उसके बाद इसमें एक पॉइंट है, डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्चुएशन इन द मार्केट प्राइस। यह भी हमने इससे पहले पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन का फ्लक्चुएशन में कोई लिंक नहीं है, उनका कोई एक दूसरे पर असर नहीं होता। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पर है, डेप्रिसिएशन की अक्रेंस मस्ट है, डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज की जाएगी। डेप्रिसिएशन आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इफेक्ट करती है, लेकिन फ्लक्चुएशन ऐसा कुछ नहीं करती। सबसे आखिरी पॉइंट मेन है आपके पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम इट्स डेप्रिशिएबल अमाउंट। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट बराबर थी हमारे पास एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू के। भाई अगर आपके पास एसेट कॉस्ट है 1 लाख, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000, तो आपकी जो डेप्रिशिएबल अमाउंट बनेगी दैट इज 80,000। एंड दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि आप इस 80,000 को एलोकेट करेंगे। फर्स्ट किया मैं 80,000 को एलोकेट करता हूं 10 ईयर्स पर, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी बनी? 8,000। तो 10 साल बाद जब इसका एग्रीगेट आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इनको जमा करोगे, तो ये बनेगी 80,000। ये कभी भी जो इसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो इसकी वैल्यू से एक्सीड नहीं करेगी। एंड दिस इज द सेम पॉइंट, टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम इट्स डेप्रिशिएबल वैल्यू। मसलन आप इसको एलोकेट कर रहे हो, ये आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है, ऐसे कैलकुलेट की गई, तो ये 80,000 तक रहेगी, ये 82-85 नहीं हो सकती। तो दिस इज द मेन पॉइंट। आगे चल के इसके सवाल भी हम बात करेंगे। बेटा आज का हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने जो चीज़ें पढ़ी, एक तो नेसेसिटीज के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन और फ्लक्चुएशन के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। इनमें से बहुत सारे शॉर्ट आंसर बन जाते हैं, अक्सर बोर्ड में आते हैं और मस्ट आ रहे होते हैं, तो इसको तैयार अच्छा कर लें आप। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये भी काफ़ी मटेरियल है, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेगा। आज के लिए हमारे पास इतना ही था। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।